दिस इज़ यूनिट 4 ऑफ सब्जेक्ट RAC। हमने लास्ट यूनिट में वेपर कंप्रेशन साइकिल पढ़ा था। अब नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है यूनिट 4, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एयर रेफ्रिजरेशन। सबसे पहले एयर रेफ्रिजरेशन के बारे में समझे। इंट्रोडक्शन क्या होगा? जहाँ पे हमारी रेफ्रिजरेंट एयर यूज हो, वहाँ पे हमारी रेफ्रिजरेंट क्या हो रही थी? हमारी जैसे फ्रीओन R22, R12, R134A जो लेटेस्ट रेफ्रिजरेंट आजकल रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनिंग में यूज होती है, वहाँ पे हमारी सिंथेटिक रेफ्रिजरेंट यूज हो रही थी। पर जब हमारी रेफ्रिजरेंट एयर यूज हो, जहाँ पे रेफ्रिजरेंट क्या हो? एज ए एयर, तो उस रेफ्रिजरेशन को क्या बोलेंगे? एयर रेफ्रिजरेशन। और ये काफ़ी पहली टेक्नोलॉजी है, काफ़ी पुरानी। जब हमारी रेफ्रिजरेंट नहीं थी, हमारे पास सिंथेटिकली रेफ्रिजरेंट नहीं थी, तो हम क्या करते थे? एयर रेफ्रिजरेशन यूज करते थे। वहाँ पे हम एज ए रेफ्रिजरेंट प्रतिसन प्रशीतन किसको लेते थे? हम रेफ्रिजरेंट मतलब प्रशीतन एयर को लेते थे वहाँ पे। पर जब क्योंकि इसकी एफिशिएंसी या COP कहें तो काफ़ी कम होती थी, जिससे हमने क्या किया? हमने लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए और फिर वेपर कंप्रेशन साइकिल आया, उसमें हमने सिंथेटिकली रेफ्रिजरेंट यूज करने लगे, जिनकी COP क्या होती थी? ज़्यादा होती है। आप देखो आजकल के रेफ्रिजरेटर आते हैं, कुछ 1 घंटे आधे घंटे में ही बर्फ़ जमा देते हैं। ठीक है, पर ये जो ये पुरानी टेक्नोलॉजी है रेफ्रिजरेशन, यहाँ पे एयर एज ए रेफ्रिजरेंट यूज होती थी। इसकी एफिशिएंसी इतनी नहीं थी, इसकी COP इतनी नहीं थी कि इतनी फास्ट हो। पर जब कुछ अवेलेबल नहीं था तो हम उस समय एयर रेफ्रिजरेंसी यूज करते थे। एयर एज ए रेफ्रिजरेंट, जिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एयर एज ए रेफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल हो या प्रशीतन के रूप में इस्तेमाल हो, उसको क्या बोलेंगे? एयर रेफ्रिजरेशन। ये बहुत लो कॉस्ट होता है और ईजिली अवेलेबल होती है, क्योंकि फ्रीली अवेलेबल है एयर। अब ये दो तरह की आती है, ओपन एयर रेफ्रिजरेशन और नेक्स्ट आता है क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन। पहले हम ओपन एयर रेफ्रिजरेशन पढ़ेंगे। जैसे सिंपल ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है, इसमें क्या होता है? जिस चीज़ को, जैसे हमारा ये स्पेस है, ये देखे डायग्राम में, स्पेस केबिन, इसको भी ठंडा करना है। हम लाए ठंडी एयर लाए और डायरेक्ट इस केबिन में हमने वो भेज दी। जब इस केबिन में हम डायरेक्ट उसको इंजेक्ट कर देंगे एयर को, तो ये केबिन क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल को या सिस्टम को क्या बोलते हैं ना? ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। जिसे क्या है? एयर डायरेक्टली फेड इनटू द स्पेस। हम एयर को, जिस स्पेस को ठंडा करना होता है, उसमें सीधा एंटर करा देते थे। ठीक है, पर इसमें क्या होता था? जब हम, मान लो हम इस केबिन में, इस स्पेस में हम लोग भी बैठे हुए हैं, तो हमें कितना प्रेशर चाहिए? 1 बार। तो इसका मतलब हमें इस केबिन में जो एयर सप्लाई करनी थी, जो एज ए रेफ्रिजरेंट एयर सप्लाई करनी, जो कूलिंग एयर सप्लाई करनी थी, वो क्या करनी थी? वो हमें 1 बार पे ही करनी थी। क्योंकि यदि 1 बार से हम ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसके अंदर जो, मान लो इस पर हमारे कोई पर्सन बैठे हुए हैं या लिविंग थिंग है, तो यदि 1 बार से ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम क्या करते थे? इसमें 1 बार पे ही एयर को केबिन में सप्लाई करते थे, इसको ठंडा करना होता था। पर इससे प्रॉब्लम क्या आती थी? यदि हमारी एयर कम प्रेशर पे रहेगी, जैसे कि 1 बार प्रेशर है, तो क्या होगा? जब प्रेशर कम रहेगा तो उसका वॉल्यूम क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। सिंपल सी बात है। जब हम उसको प्रेशर बढ़ाएंगे उसका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। ये तो आप सब लोग जानते ही हो। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं उसका वॉल्यूम कम होता है, और जैसे जैसे प्रेशर घटाते हैं उसका वॉल्यूम बढ़ता है। तो 1 बार प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये काफ़ी कम प्रेशर है, जिस पे वॉल्यूम क्या होगा? एयर का काफ़ी ज़्यादा होगा। और यदि हम प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम घटेगा। तो ये धीरे धीरे क्या होगा? यदि प्रेशर बढ़ाएंगे तो एयर का वॉल्यूम कम हो जाएगा। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यदि हम प्रेशर बढ़ाएंगे एयर का वॉल्यूम तो कम हो जाएगा, वो तो सही बात है बहुत। पर प्रेशर बढ़ाने से यदि इस स्पेस या केबिन में कोई इंडिविजुअल या कोई लिविंग थिंग या पर्सन है, उसको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारी बॉडी 1 बार प्रेशर के लिए ही बनी है। तो इसलिए हम प्रेशर तो बढ़ा नहीं सकते, प्रेशर तो हमें कम रखना पड़ेगा। कम कितना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यदि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज़्यादा है। तो यदि वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसका मतलब हमें कंप्रेसर भी बड़ा लगाना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम कंप्रेसर क्या हो? ज़्यादा हो। कंप्रेसर का वॉल्यूम ज़्यादा का मतलब उसका साइज बड़ा। तो इससे क्या होता था? क्योंकि इसमें हम रूम प्रेशर पे ही या लो प्रेशर पे एयर सप्लाई करते थे ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में, तो इससे क्या होता था? हमारा कंप्रेसर बड़े साइज का लगाना पड़ता था, जिससे उसका साइज बढ़ जाता था और सारे एक सिस्टम की कैपेसिटी भी घट जाती थी।
साइज तो बढ़ता ही था, क्योंकि साइज बढ़ गया है और हमारा जितने भी पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट ही बना सकते थे हम, काफ़ी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट बनता था वो काफ़ी बड़ा होता था। अब यहाँ पे देखिए, एयर सप्लाइड टू रेफ्रिजरेटर केवन एट एटमॉस्फेयर प्रेशर, यदि हम एटमॉस्फेयर प्रेशर पे एयर को सप्लाई करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ एयर, तो हमें काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ एयर चाहिए कंप्रेसर में, जिससे क्या होगा, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। और साथ साथ एक प्रॉब्लम और थी, ये तो था ही कि उसका साइज बड़ा हो गया, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा जहाँ पे ये लगेगा उसका साइज भी बहुत बड़ा होगा। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, जब ये एयर इस केबिन में डायरेक्टली आएगी और वापस दोबारा ठंडा होने के लिए जाएगी, तो इस केबिन से क्या करेगी, वो एयर अपने अंदर वाटर वेपर मिक्स कर लेगी, क्योंकि इसके अंदर यदि लिविंग थिंग है तो वाटर वेपर रिजेक्ट ही करेगी। तो ये क्या करेगी, जो एयर आएगी ठंडी, ये अपने अंदर उस वाटर वेपर्स को मिक्स करेगी और वापस उसको लेके दोबारा प्रोसेस के लिए चली जाएगी। जब ये दोबारा प्रोसेस के लिए ठंडी होने के लिए जाएगी कंप्रेसर में और एक्सपेंडर में, तो वहाँ पे क्या होगा, जिसके जो इसके अंदर वाटर वेपर मिक्स हो गए हैं वो क्या होंगे, रास्ते में चौक पाइपलाइन में ही जमने लगेंगे, क्योंकि रास्ते में क्या होगा, जब एक्सपेंडर में एक्सपेंशन होगा तो वहाँ कूलिंग होगी अचानक, जब वो अचानक कूलिंग होगी तो वो वहीं पे ही वाटर वेपर जमने लगेंगे, तो वो लाइन को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। थोड़ी देर में क्या होगा, उस लाइन में जो पाइपलाइन है उसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारी फ्रोस्ट हो जाएगी, बर्फ़ जम जाएगी और वो चोक हो जाएगी, जिससे क्या होगा, ये फ्लो बंद हो जाएगा कुछ देर बाद। तो वही सेकंड पॉइंट है, इन ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल मॉइस्चर रेगुलरली कैरिड अवे बाय एयर, मॉइस्चर क्या होगा, बार बार एयर के साथ जाता रहेगा, जिससे क्या होगा, वो कूलर में चला जाए। कूलर मतलब एक्सपेंडर, जैसे कि मैंने उसमें बताया था एक्सपेंशन डिवाइस था, जो कि लास्ट मैंने आपको वेपर कंप्रेशन सिस्टम पढ़ाया था। वहाँ पे क्या होता था, हमारा एक्सपेंशन डिवाइस होता था। एक्सपेंशन डिवाइस के बाद क्या होता है, हमारी मैक्सिमम कूलिंग मिलती थी और वो कहाँ पे जाती थी, हमारी इवोपरेटर में। तो एक्सपेंडर में क्या होगा, वो चीज़ काफ़ी ठंडी हो जाएगी, वहाँ पे इसका नाम क्या है, कूलर है। जिससे क्या होगा, हमारा फ्रोस्ट जम जाएगा किसमें, पाइपलाइन के अंदर, जिससे वो रेफ्रिजरेंट पास हो रही है। और वही पाइपलाइन में क्या हो, जब फ्रोस्ट जम जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा फ्लो बंद हो जाएगा एयर का और ये हमारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, यानी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या यूज किया, नेक्स्ट जो सिस्टम आता है इसी डिसएडवांटेज को हटाने के लिए, तो हमने क्या यूज किया, नेक्स्ट सिस्टम यूज किया, जिसका नाम क्या है, क्लोज और डेंस एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि हम एयर को डायरेक्टली फीड कर रहे थे केबिन के अंदर, जिससे क्या हो रहा था, हमारा प्रेशर नहीं हम बढ़ा पा रहे थे, क्योंकि हमें एटमॉस्फेयर प्रेशर ही रखना पड़ रहा था। और साथ साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी हमारी, वो मॉइस्चर की प्रॉब्लम भी आ रही थी, क्योंकि वो पाइपलाइन के अंदर चला जाता था केबिन से और वो वहाँ पे जम जाता था और हमारी पाइपलाइन को चोक कर देता था। यही डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हमने क्या यूज किया, क्लोज और डेंस एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। जैसे कि इसका नाम क्या है, क्लोज या डेंस एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसमें क्या होता है, पहले हम डायग्राम से दिखाता हूँ मैं। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, कोल्ड एयर से वहाँ पे क्या करते, इस कूल एयर को डायरेक्टली क्या करते थे, इस केबिन में भेज देते थे। पर इस बार हम क्या करेंगे, इस जो ठंडी एयर आई है, जो हमारी एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल से कूल्ड एयर आई है, उससे हम पहले क्या ठंडा करेंगे, कोई ब्राइन मतलब कोई भी सोल्यूशन होता है जिसके अंदर, यानी हमने क्या किया, पानी के अंदर नमक घोल लिया, तो एज ए वो ब्राइन सोल्यूशन है। तो उस एयर से हम पहले इस ब्राइन टैंक में उस ब्राइन को ठंडा करते थे। ब्राइन मतलब पानी में नमक जैसे, उसको ब्राइन सोल्यूशन बोलेंगे। और पहले इस एक ठंडी एयर से इस ब्राइन को ठंडा करते थे। इस टैंक के अंदर जो ब्राइन भरा हुआ है, ये ब्राइन है, इसको ठंडा करते थे। उस ब्राइन, अब इस ठंडे ब्राइन को हम क्या पास करते थे, क्लोज कॉइल से। ये कोई कॉन्टैक्ट में नहीं आता केबिन में, एक कॉइल के अंदर होता था और उस कॉइल से ये ठंडा ब्राइन इस केबिन के अंदर जाता था, जिससे क्या होता था, इस केबिन की हीट इस ब्राइन के अंदर जाने लगती थी। हीट एड टू ब्राइन, ये हीट क्या होती थी, हमारी इस ब्राइन के अंदर जाने लगती थी, जो कि पाइप से फ्लो कर रहा है, और ये केबिन क्या हो जाता ना, हमारा ठंडा हो जाता। अब देखिए, ये ब्राइन किसी पाइप्स के अंदर है, तो एक तरफ फिजिकल कांटेक्ट में तो है नहीं स्पेस और केबिन के, इस स्पेस के या केबिन के फिजिकल कांटेक्ट में तो है नहीं, तो हम इसका प्रेशर जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ही ये एयर फिर डायरेक्टली कांटेक्ट में है ही नहीं इस स्पेस और केबिन के, तो इस एयर का भी प्रेशर हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब यदि हम प्रेशर बढ़ा देंगे इस एयर का, तो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम घट जाएगा, और जब वॉल्यूम घट जाएगा तो छोटा कंप्रेसर ही, एक जिसका
वो कैपेसिटी छोटी है या वॉल्यूम कैपेसिटी, इसकी वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी छोटी है, वो छोटा ही कंप्रेसर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर हैंडल कर सकता है लार्ज प्रेशर पे। अब इसके लिए हाई प्रेशर पे एयर है तो हमें छोटा कंप्रेसर से ही काम चल जाएगा, तो हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, कॉम्पैक्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। सबसे पे एक बार और बता देता हूँ, सबसे पहले हम ठंडी एयर से जो कंप्रेसर से आ रही है ब्राइन को ठंडा करेंगे। ये ब्राइन जब ठंडा हो जाएगा, ये ब्राइन इस केबिन के अंदर जाएगा पाइप्स के थ्रू, इस केबिन से हीट ऐड करेगा और वापस अपने ब्राइन टैंक में वापस आ जाएगा, और फिर ये एयर दोबारा आएगी, इसको फिर ठंडा करेगी और फिर ये एयर चली जाएगी, और वे ठंडा ब्राइन ऐसे ही इस केबिन के अंदर सर्कुलेट करता रहेगा और हमारे इस केबिन के अंदर कूलिंग मिलती रहेगी। यहाँ पे देखो क्या फ़ायदा हुआ, एक तो हम हाई प्रेशर रख सकते हैं क्योंकि ये एयर इस केबिन के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं है, एक ब्राइन बीच में है, तो इस एयर का हम प्रेशर कितना भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, 2 बार, 5 बार, 10 बार, जो भी हमें सिस्टम के अकॉर्डिंग चाहिए, तो प्रेशर उतना कर सकते हैं, जिससे हमारा कंप्रेसर क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम, तो वॉल्यूम कम तो एक तरह से वॉल्यूम किसका कम, कंप्रेसर का वॉल्यूम कम, तो कंप्रेसर छोटा, तो यहाँ हम छोटा कंप्रेसर लगा सकते हैं क्लोज सिस्टम में। अब दूसरा क्या है, अब ये कोई फिजिकल कांटेक्ट में तो है ही नहीं है, देखिए जो हमारा ब्राइन आ रहा है वो भी पाइप्स के अंदर है, ये एयर है ये भी ब्राइन पाइप्स के अंदर, तो फिजिकल कांटेक्ट तो कहीं है ही नहीं, तो इसका मॉइस्चर केबिन का एयर में जाएगा ही नहीं। जब मॉइस्चर एयर में नहीं जाएगा तो ना ही फ्रॉस्ट जमेगा, ना ही बर्फ़ जमेगी पाइप के अंदर, जहाँ एयर के ये पाइप्स में फ्लो हो रही है ना एयर, ना इसमें कोई बर्फ़ जमेगी, क्योंकि अंदर मॉइस्चर ही नहीं आएगा इसके एयर के अंदर, क्योंकि ये फिजिकल कांटेक्ट में ही नहीं है इस केबिन के, तो ना ही इसकी पाइपलाइन चोक होगी, जैसे कि पहले बर्फ़ जमने से पाइपलाइन चोक हो रही थी, अब कोई चोक नहीं होगी। तो इसके एडवांटेज क्या है, इसलिए हमने दूसरी साइकिल क्या यूज करी, ये हमने यूज करी क्लोज और डेंस रेफ्रिजरेशन साइकिल, बिल्कुल सेम जो मैंने आपको बताया वो ही है, कोई वो नहीं, ज़्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं है। ओपन में मतलब डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेगी, ओपन रहेगी, क्लोज में मतलब क्लोज चैम्बर के अंदर क्लोज रहेगी या किसी अदर रेफ्रिजरेंट के थ्रू रहेगी, जैसे कि यहाँ पे ब्राइन है, ठीक है, जिससे हमारा क्या होगा, हम जो हमारे डिसएडवांटेज हैं क्लोज ओपन सिस्टम की उसको हम दूर कर पाएंगे। पर एक एडवांटेज है, ओपन सिस्टम क्या होगा, हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, सस्ता होगा, जबकि हमारा क्लोज सिस्टम क्या होगा, हमारा कुछ महंगा होगा, इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि हमारा ओपन है। पर सीओपी क्या होगी, क्लोज की ज़्यादा होगी, क्योंकि हम इस सिस्टम को हाई प्रेशर पे चला सकते हैं एज़ कंपेयर टू ओपन सिस्टम। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आता है, बेल कॉलम साइकिल या रिवर्स ब्रेटन साइकिल। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब लास्ट थर्मोडायनेमिक्स में एक यूनिट थी ब्रेटन साइकिल, जो कि किसके थी, हमारे जो जेट इंजन, जिस पे जेट इंजन्स काम करते हैं, मैंने आपको पढ़ाई थी, वहाँ पे ब्रेटन साइकिल यूज होती थी। वहाँ पे क्या होता था, एक कंबस्टर होता था, एक टरबाइन होती थी और एक कंप्रेसर होता था और एक कंडेंसर होता था। अब हमने वहाँ पे क्या करते थे, हमें थ्रस्ट चाहिए किसी चीज़ को, हमें यदि प्लेन्स को चलाना है तो पीछे से थ्रस्ट चाहिए तब वो आगे बढ़ेगा। पर हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, कूलिंग करना है, तो हम इस साइकिल को क्या कर दे, अपोजिट कर दे। जैसे हमने कार्नोट साइकिल को अपोजिट करके रिवर्स कार्नोट साइकिल बना दी थी, वो कूलिंग करने लगी थी, ऐसे ही हम क्या करें, ब्रेटन साइकिल को रिवर्स ब्रेटन कर दें तो वो क्या करने लगेगी, कूलिंग करने लगेगी, और उसको क्या बोलेंगे हम, बेल कॉलम साइकिल। ये काफ़ी पहले यूज होती थी, ठीक है, शिप्स में फ्रोजन मीट ट्रांसफ़र करने के लिए। पर एयरक्राफ्ट्स में, जो हमारे जेट एयरक्राफ्ट्स हैं उसमें आज भी यूज होती हैं ये साइकिल। वैसे तो ये घरों में डोमेस्टिक यूज तो इनका है नहीं, पर हमारे जो एयरक्राफ्ट्स उसमें आज भी ये यूज होती हैं। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट थे, पहले कंपोनेंट देख लेते हैं। ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम है, पहले कंप्रेसर लगा है, 1 से 2 के बीच में कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेसर के बाद क्या लगा हुआ है, 2 से 3 के बीच में कूलर लगा हुआ है, कूलर एज ए कंडेंसर ही है, या इसका कूलर बोलो चाहे कंडेंसर बोल लो। फिर 3 से 4 क्या लगा, एक्सपेंडर लगा हुआ है, एक्सपेंडर मतलब एक्सपेंशन डिवाइस। 4 से 1 के बीच में क्या लगा, एक रेफ्रिजरेटर या केबिन जिसको हमें ठंडा करना है, जैसे वहाँ पे इवोपरेटर था। वेपर कंप्रेशन साइकिल में क्या था, यहाँ पे इवोपरेटर था, यहाँ हमने क्या मान लिया, रेफ्रिजरेटर या कोई भी ना, जिसको भी हमें ठंडा करना है, यहाँ पे तो हमें कोई बड़ी चीज़ को ठंडा करना पड़ेगा ना, जैसे कि एयरक्राफ्ट का केबिन है, तो यहाँ पे क्या है, केबिन है। अब 1 से 2 प्रोसेस क्या है, 1 से 2 क्या है, कंप्रेसर लगा हुआ है, तो प्रोसेस क्या होगी, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन कंप्रेसर। 2 से 3, 2 से 3
2 से 3 क्या लगा हुआ है हमारा, कूलर या कंडेंसर लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग इन कूलर, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग होती है कंडेंसर में। फिर 3 से 4 क्या है, एक्सपेंडर लगा हुआ है, एक्सपेंडर। फिर आइसोएंट्रोपिक, वहाँ पे हमने क्या माना था, यहाँ पे थोड़ा चेंज है, वहाँ पे हमने क्या माना था, आइसोएंथैल्पिक, क्योंकि हमें वहाँ कोई वर्क नहीं मिलता था, इसलिए हमने आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस ली थी। यहाँ पे हम इस एक्सपेंडर से कुछ वर्क भी लेंगे, इससे लिए हम एक्सपेंशन क्या कराएंगे यहाँ पे, आइसोएंथैल्पिक, वो आइसो एंट्रोपिक। वहाँ पे वेपर कंप्रेशन में हमने क्या कराया था एक्सपेंशन डिवाइस से, आइसो एंथैल्पिक, क्योंकि वहाँ में कोई वर्क आउटपुट नहीं मिलता था केवल, और एंथैल्पी भी कांस्टेंट रहती थी, केवल कूलिंग कूलिंग चाहिए थे हमें वहाँ पे। तो हमने वहाँ पे आइसो एंथैल्पी एक्सपेंशन कराया था, पर यहाँ पे हमें कुछ आउटपुट भी मिल जाएगा, इसलिए हमने क्या एक्सपेंशन कराया, आइसो एंट्रोपिक, क्योंकि हमेशा आइसो एंट्रोपिक में हमें वर्क आउटपुट जरूर मिलता है। इसके बाद 4 से 1 क्या है, केबिन या रेफ्रिजरेटर, जो कि वहाँ पे क्या था, इवोपरेटर। इसमें क्या होता था, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता था, वही कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन रेफ्रिजरेटर स्लैश केबिन। अब इसकी हम, ये हमारा सिस्टमेटिक डायग्राम हो गया है, कंप्रेसर, कूलर, एक्सपेंडर और केबिन या रेफ्रिजरेटर, ये सब उसकी प्रोसेस हो गई हैं कि क्या क्या प्रोसेस, सब आपको पहले ही पता है। हमेशा कंप्रेसर में आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस होती है, रेफ्रिजरेटर और कूलर में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है, और एक्सपेंडर में फिर आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस होती है। इसी कोई प्रोसेस को हमें किस पे बनाना है, पीवी और टीएस डायग्राम पे सबसे पहले ड्रॉ करना है। तो ये क्या है, पीवी एंड टीएस डायग्राम है। सबसे पहले क्या है, हमने क्या है, कांस्टेंट 1 से 2, कांस्टेंट वो आइसो एंट्रोपिक कंप्रेशन इन कंप्रेसर। तो आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस कैसे बनती है, आइसो एंट्रोपिक मतलब एडियाबैटिक, किसी पीवी डायग्राम पे ऐसे कर्व में बनती है। तो 1 से 2, 2 से 3, 2 से 3 क्या आती, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन कूलर। तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब सीधी लाइन कहाँ तक, 3 तक। 3 से 4 क्या आती है फिर, आइसो एंट्रोपिक एक्सपेंशन इन एक्सपेंडर, आइसो एंट्रोपिक एक्सपेंशन या एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर इसके पैरेलल लाइन होगी है 3 से 4, 1 से 2 के पैरेलल लाइन होगी 3 से 4, क्योंकि ये भी आइसो एंट्रोपिक एक्सपेंशन ही है, बस ये कंप्रेशन से क्या है, उल्टा है, एक्सपेंशन है, तो ऊपर से नीचे की तरफ, यानी प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपेंशन में यही होता है 3 से 4। और 4 से 1 फिर क्या है, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन इवोपरेटर या केबिन या रेफ्रिजरेटर। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस रखेंगे, कांस्टेंट मतलब सीधी लाइन, और 4 से 1 क्या हो रहा होगा, हीट एडिशन हो रहा होगा, जैसे कि ये हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, हीट एडिशन, यदि हम एरो लगा लें, और यहाँ से हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन, हीट एडिशन। अब इसी को हमें टीएस डायग्राम पे बनाना है। टीएस डायग्राम 1 से 2 आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस होगी, एंट्रोपी नीचे ही है तो एक इस बार वर्टिकल लाइन होगी। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है, जो यहाँ पे थी बिल्कुल कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, जिससे क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर लाइन टीएस डायग्राम पे ऐसे कर्व लाइन होती हैं, तो ऐसे कर्व लाइन बनाएं कहाँ तक, 3 तक, और हीट रिजेक्ट शो करेंगे। 3 से 4 फिर आइसोएंट्रोपिक, क्या है, आइसोएंट्रोपिक एक्सपेंशन इन एक्सपेंडर। तो फिर आइसोएंट्रोपिक मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक मतलब एक वर्टिकल लाइन में एंट्रोपी कांस्टेंट, तो एक 3 से 4 वर्टिकल लाइन। अब 4 से 1 फिर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन रेफ्रिजरेटर या केबिन या इवोपरेटर। तो फिर 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनाएंगे, क्योंकि इसमें कर्व लाइन होते हैं कांस्टेंट पर, और कहाँ तक मिला देंगे, 1 तक, और हीट एब्जॉर्ब करेंगे, हीट एडिशन कराएंगे इसमें। अब सीओपी क्या होती है, क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब अपॉन वर्क डन, या डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क डन। डिजायर इफेक्ट हमारा क्या है, ठंडा करना है, ठंडा करना मतलब हीट एब्जॉर्ब, तो हीट एब्जॉर्ब अपॉन वर्क डन। हीट एब्जॉर्ब कितने कर रहे हैं, एमसीपी, ये T1 माइनस T4, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हम कहाँ कर रहे हैं, इस वाले यहाँ पे कर रहे हैं, इसमें यहाँ पे कर रहे हैं, बात तो वही है 4 से 1। तो कितनी होगी हीट एब्जॉर्ब, कितनी होगी, एम सी पी, एम को यूनिट मान ले तो सी पी इंटू T1 माइनस T4, हीट एब्जॉर्ब ये हो गया। वर्क डन कितना हुआ, इतनी हीट एडिशन करी, इतनी रिजेक्ट कर दी, तो यदि हम रिजेक्ट में एडिशन घटा दें तो हमारा बीच में जो वर्क डन हुआ वो आ जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे हम सिंपल इंजन साइकिल में करते थे, उसमें क्या था, देखो आपको एक बार बता देता हूँ।
Q1 प्लस डब्ल्यू, यदि कोई ये इंजन है, ये सोर्स है और ये सिंक है। यदि हमें हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन के फॉर्म में वर्क निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें हीट रिजेक्शन के फॉर्म में है, टेम्परेचर डिफरेंस के फॉर्म में नहीं है। तो डब्ल्यू क्या होगा, Q2 माइनस Q1। Q2 मतलब हीट रिजेक्शन माइनस हीट एडिशन। तो हमने यदि रिजेक्शन में हीट एडिशन घटा देते हैं तो हमारा वर्क आ जाता है। इसका मतलब रिजेक्शन में से क्या सब्सट्रैक्ट करते हैं, हीट एडिशन, तो तब भी हमारा क्या आता है, हमारा रिजेक्शन से यदि हीट एडिशन सब्सट्रैक्ट करते हैं तब भी हमारा वर्क ही आता है। तो वो ही कंसेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है। वर्क क्या हो गया, हीट रिजेक्ट माइनस हीट एडिशन या हीट एब्जॉर्ब। हीट रिजेक्ट कितनी है, हीट रिजेक्ट ये कर रहे हैं, तो सी पी इंटू T3 माइनस T2 माइनस T3। देखो टू का टेम्परेचर ज़्यादा है, साफ दिख रहा है, तो ज़्यादा में हमेशा मैंने बताया पॉजिटिव रखेंगे, ज़्यादा से कम करना है, T2 माइनस T3। ये हीट रिजेक्ट है ऊपर, माइनस हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब नीचे है, ये कितना है, CP T1 माइनस T4। T1 ज़्यादा है, साफ दिखा रहा है TS डायग्राम, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो T1 से T4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब COP के फॉर्मूले में रख देंगे। ये हमारा क्या है, जो इक्वेशन ए है वो हीट एब्जॉर्ब की इक्वेशन है, मतलब इसकी वैल्यू ये है, और वर्क डन की वैल्यू क्या है हमारी, ये आ गई, जो इक्वेशन बी है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 COP में रख देंगे ए, और इक्वेशन नंबर बी की वैल्यू जब हम लोग रखेंगे तो ये आएगा, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी यहाँ पे। अब ऊपर से क्या ले लो, T4 कॉमन ले लेते हैं, नीचे से क्या ले लेते हैं, यहाँ से इस वाले ब्रैकेट से T3 कॉमन ले लेते हैं, और इससे फिर T4 कॉमन, और यहाँ से भी ऊपर से T4। जब T4 कॉमन लेंगे तो T1 माइनस T4 माइनस 1, नीचे से T3 कॉमन लेंगे T2 बाई T3 माइनस 1, इधर से T4 कॉमन लेंगे तो T1 माइनस T4 माइनस 1 यहाँ पे आए, और सब CP को कॉमन लेके CP से सब CP कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 से 2 प्रोसेस क्या है, आप ये पहले देखिए। 1 से 2 क्या, आइसोएंट्रोपिक कंप्रेशन है, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस है 1 से 2। यहाँ पे देखिए एक बार फिर, 1 से 2 क्या है, आइसोएंट्रोपिक, 1 से 2 आइसोएंट्रोपिक। जहाँ भी मैंने बताया था आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्योंकि दोनों प्रोसेस एक ही होती हैं, वहाँ पे हम एडियाबैटिक लॉ या आइसोएंट्रोपिक लॉ लगा सकते हैं, जो कि क्या है, ये है वो टेम्परेचर T2/T1 प्रेशर की टर्म में ये होता है, T2/T1 P2/P1 की पावर गामा माइनस 1 गामा। वॉल्यूम की टर्म में भी होता है P2/T1 इक्वल टू V1/V2 की पावर गामा माइनस 1, वॉल्यूम के 1 गामा, ये होता है वॉल्यूम की टर्म में। पर हमें प्रेशर की टर्म में चाहिए यहाँ पे, तो प्रेशर की टर्म में फॉर्मूला क्या होता है, T2/T1। 1 से 2 प्रोसेस में क्या होगा, T2/T1, 1 से 2 प्रोसेस में क्या होगा, T2/T1, यानी T2/T1 इक्वल टू एडियाबैटिक लाइए, जो टेम्परेचर होता है सेम प्रेशर रहता है, वॉल्यूम का अपोजिट होता है बस, क्योंकि हम यहाँ प्रेशर लें तो सेम रहता है ये, P2/P1 की पावर गामा माइनस अपॉन गामा। अब वैसे ही 3 से 4 फिर हमारी एसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ये देखिए 3 से 4 फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, फिर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है या एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो फिर यहाँ पे एडियाबैटिक लॉ लगा सकते हैं, तो फिर यही करेंगे बिल्कुल। T3/T4 इक्वल टू P3/P4 की पावर गामा माइनस अपॉन गामा, ये इक्वेशन सी हो जाएगी और ये डी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को देखो P2 P3, अब यहाँ पे देखिए जो हमारी P2 की वैल्यू है वो P3 की वैल्यू, क्योंकि देखो 3 पॉइंट और 2 पॉइंट एक ही प्रेशर लाइन पे है, तो P3 इज इक्वल टू P2 या P2 इक्वल टू P3। ऐसे ही हमारा 4 पॉइंट और 1 पॉइंट एक ही लाइन पे है PV डायग्राम पे, तो P4 इज इक्वल टू P1। तो P4 इज इक्वल टू P1, P2 इज इक्वल टू P3। जब हम ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, P2 की जगह यहाँ पे हमने क्या रख दिया, P3 का P2 रख दिया है, और इस P4 की जगह हमने क्या रख दिया, यहाँ से उठा के P1 रख दिया, तो ये क्या होगा, सेम हो जाएगी, इधर की क्वांटिटी और इधर की क्वांटिटी आओगी, इक्वल हो जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा, T2/T1 इज इक्वल टू T3/T4। जब राइट हैंड साइड की क्वांटिटी इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो वही हमने यहाँ पे क्या आ गई, ये नई इक्वेशन बना ली, ये आ गई ये। अब हमने क्या रीअरेंज कर लिया, T2/T3 को नीचे लिया है, और इस T1 को यहाँ पे ले गए और T3 को नीचे लिया है, तो T2/T3 और T1/T4 रीअरेंज कर लिया बस, थोड़ा और कुछ नहीं करा है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, ई। अब हमने क्या करा, अब देखिए T2/T3 की वैल्यू T1/T4 के बराबर हो गई, यानी
T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 सॉरी T1 बाई T4। अब हमारी COP का हाँ देखिए यहाँ COP का हमारा इक्वेशन जो लास्ट आई थी वो आई थी T4, हमने T4 कॉमन लेकर T1 बाई T4 माइनस 1, T3 कॉमन ले रखा है T2 बाई T3 माइनस 1, यहाँ पे T4 कॉमन ले रखा है T1 बाई T4 माइनस 1। अब T1 बाई T4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, T2 बाई T3 लिख सकते हैं। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ये T2 बाई T3। इसकी जगह फिर हमने क्या लिख दिया, T2 बाई T3। जब सब ये लिख दिया तो ये सब कॉमन आ जाएगा और पूरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये ऊपर T4 और नीचे T3 और माइनस T4, T4 T3 माइनस T4। क्योंकि ये सब क्वांटिटी एक है तो पूरा कॉमन ले लेंगे, तो नीचे से ऊपर कट जाएगा। तो बचेगा क्या, T4 अपॉन T3 माइनस T4। तो ये किसकी COP आ गई हमारी, एक बेल कॉलम साइकिल की या रिवर्स कार्नोट वो रिवर्स ब्रेटन साइकिल की COP आ गई। ये होता है COP का फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, बूट स्ट्रैप साइकिल। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हाँ अभी अब है एडवांटेज ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। पहली एडवांटेज क्या होती है कि एयर चीप है और इजीली अवेलेबल है। दूसरी, वेट टू टन ऑफ रेफ्रिजरेशन रेशो इज लेस। यदि हम इस सिस्टम के वेट और जितनी वो कूलिंग कैपेसिटी है उसकी रेशो देखें तो वो कम होती है। इसका मतलब क्या कहें कि इसका वॉल्यूम तो ज़्यादा रहेगा, एरिया तो, पर वेट क्या होगा, रेफ्रिजरेशन के रेस्पेक्ट में कम होगा। कोई खतरा नहीं है आग का क्योंकि एयर है सिंपल। कोई ऐसी रेफ्रिजरेंट तो है नहीं जो आग पकड़ती हो, ना ही ये टॉक्सिक होती है एयर। एक फ़ायदा और भी है क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट्स में कंप्रेसर पहले से ही लगा होता है। मैंने ब्रेटन साइकिल पढ़ाई थी, एयरक्राफ्ट्स में जेट इंजन्स में कंप्रेसर पहले से ही लगा होता है, तो उसके लिए कोई हमें एक्स्ट्रा कंप्रेसर की जरूरत नहीं पड़ती। हम उसी कंप्रेसर से थोड़ी अमाउंट ऑफ एयर को ले लेते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है इसकी, इस सिस्टम की, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की डिसएडवांटेज क्या है, COP बहुत कम होती है, 0.1 से 0.2 में इसकी COP होती है। मैंने बताया था कि जब ओपन सिस्टम यूज करते थे तो उसके अंदर पाइप के अंदर बर्फ़ जम जाती थी जिससे हमारा सिस्टम चोक हो जाता था और कूलिंग बंद कर देता था। तो वही डेंजर ऑफ रोस्टिंग इन पाइप, ये खतरा है। रनिंग कॉस्ट इज़ हाई, रनिंग कॉस्ट की हाई है। क्वांटिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन 4 क्या है, क्वांटिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज़ हाई। अब क्योंकि यदि हम ओपन सिस्टम यूज कर रहे हैं, ओपन साइकिल, वहाँ पे मैंने बताया था काफ़ी बड़ा कंप्रेसर लगाना पड़ेगा। यदि बड़ा कंप्रेसर होगा तो रेफ्रिजरेंट भी ज़्यादा ही आएगी उसके अंदर एयर। तो यही है क्वांटिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट पर टन। मान लो वो 5 किलो एयर 1 टन कैपेसिटी, 1 टन की कूलिंग कर रही है, और यदि हम हाई प्रेशर पे कर रहे हैं तो हमारी 2 किलो एयर ही 1 टन की कैपेसिटी कूलिंग कर रही है। तो यदि हम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का ओपन सिस्टम लें तो उसमें क्वांटिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट या एयर की क्वांटिटी पर टन, यदि 1 टन से कंपेयर करें कि कितनी एयर कितने टन की कूलिंग करेगी, वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, हमारी जो है वो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसमें, वो है बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम। एक ही आपके सिलेबस में एक ही है पॉलिटेक्निक में, बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम में, वो है बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम।